देखिए, इस वीडियो में मैं आपके सीटेट के एग्जाम में जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के जो क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट क्वेश्चन आते हैं और वही मैं मोस्ट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ और इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अब देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था की शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए काल होता है। ठीक है, तो बाल्यावस्था क्या होता है कि बाल्यावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जो शैशवावस्था के बाद की अवस्था जो होती है वो बाल्यावस्था की अवस्था कहलाती है। और यह बाल्यावस्था जो होती है वो 6 वर्ष तक के, यानी कुछ विद्वानों के अनुसार जो बाल्यावस्था का काल 6 वर्ष तक की आयु का माना जाता है। ठीक है, और बाल्यावस्था जो होती है वो बालक के जीवन का एक अनोखा काल माना जाता है। ठीक है, और इस अवस्था में जो बालक जो हो बालक जो चिंतनशील हो जाते हैं और सही गलत की पहचान करने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन था कि बाल्यावस्था का शुरुआती दौर भावनात्मक विकास के लिए क्या होता है, एक संवेदनशील काल होता है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं की बात पूछी जा रही है। ठीक है, और बालक के विकास के से संदर्भ के में पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए सबसे पहला ऑप्शन है कि बच्चे अलग अलग दर गति से विकसित होते हैं। ये आपका ऑप्शन सही है कि बालक का जो विकास होता है वो अलग अलग गति और अलग अलग दर से होता है। ये आपका ऑप्शन सही है। बी देखिएगा, विकास क्रमिक रूप से होता है। ये भी सही है कि विकास जो क्रमिक यानी कि एक क्रम के अनुसार होता है, यानी कि बालक का जो विकास होता है जैसे सिर से पैर की ओर या सरल से कठिन की ओर होता है। ये भी सही है आपका। सी है कि विकास अपेक्षाकृत रूप से में व्यवस्थित होता है। ये भी आपका सही है, क्योंकि बाल्यावस्था में बालक का विकास अलग गति से होता है, वो शैशवावस्था में बालक का विकास अलग गति से होता है, बाल्यावस्था में जो बालक का विकास अलग गति से होता है, और युवावस्था में यानी कि जो आपका किशोरावस्था में बालक का विकास अलग गति से होता है, यानी कि विकास अपेक्षाकृत रूप से व्यवस्थित होता है। ठीक है, डी ऑप्शन है कि विकास हमेशा निरंतर होता है। बस यही आपका ऑप्शन गलत है। विकास हमेशा अनिरंतर नहीं होता, क्योंकि विकास जो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक यानी व्यक्ति के जीवन में चलती रहती है। ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है। ठीक है, तो बालक का विकास जो होता है वो वंशानुगत और सामाजिक कारकों से और पर्यावरण कारकों से होता है। ठीक है, क्वेश्चन में केवल पूछा गया है कि वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए जो सही हो जाएगा कि आँखों का रंग जो है वंशानुगत कारकों से होता है, क्योंकि वंशानुगत क्या होता है कि जो बच्चे के माता और पिता की जो गुण वो बच्चे में आना जो कहलाता है वो वंशानुगत कहलाता है आपका। ठीक है, तो केवल वंशानुगत कारकों से निर्धारित होता है, आँखों का रंग निर्धारित होता है, जबकि समझ का स्तर, रुचि और भावनात्मक परिपक्वता ये जो आता है आपका पर्यावरण और सामाजिक कारकों के पर निर्धारित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ केवल क्वेश्चन पूछा कि वंशानुगत कारक से निर्धारित होता है, तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि आँखों का रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में सक्रियाओं को एक दैशिक तार्किक क्रम में सोचना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए कि जीन पियाजे का ये क्वेश्चन आपका मोस्ट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में आता है आपका। ठीक है, तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक के जो चार अवस्था होती है। ठीक है, इसमें सबसे पहले संवेदीगामक अवस्था यानी कि जो 0 से 2 वर्ष तक के लिए होती है, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो कि 2 से 7 वर्ष तक के लिए होती है, मूल सक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक के लिए होती है, और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो आपकी 11 से 15 वर्ष या इससे अधिक वर्ष की आयु के लिए होती है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है कि बच्चे किस चरण में सक्रियाओं को एक दैशिक तार्किक क्रम में सोचना शुरू कर देते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो कि आपकी किससे 7 से 11 वर्ष तक के लिए होती है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में क्या बालक क्या होता है कि बालक मूर्त चिंतन शुरू कर देता है और बालक वस्तु को पहचानना, उनमें विभेदीकरण करना, उनका वर्गीकरण करना, चिंतन करना और तर्क करना, ये मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में बालक शुरू कर देता है। ठीक है, और बालक जो मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में अनेक तार्किक क्रिया करने में भी समर्थ हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है। ठीक है, तो जीन पियाजे का कथन है कि जब बालक के सामने कोई नई समस्या आती है, ठीक है,
तो उसमें संज्ञानात्मक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है और उस असंतुलन को दूर करने के लिए वह समावेशन और समायोजन दोनों प्रक्रिया को प्रारंभ कर देता है। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार। तुम्हारा क्वेश्चन था कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में शामिल होता है? तो कौन कौन सा होता है? समावेशन और समायोजन दोनों ही प्रक्रिया शामिल हो जाती है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाता है? सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है? ठीक है, तो देखिए संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की जो अहम भूमिका होती है वो लेव वाइगोत्स्की ने जो सामाजिक और संस्कृति का सिद्धांत दिया है। ठीक है, लेवोस्की का जो सामाजिक और संस्कृति का सिद्धांत में जो अहम भूमिका होती है। ठीक है, किसकी? संस्कृति और सामाजिक की। तो अब देखिएगा इसमें कुछ सिद्धांत दिएगा, ये कुछ सिद्धांत भी बिल्कुल सही दिए गए। ठीक है, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, ये बिल्कुल सही है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया है। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत है। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, और एरिक एरिक्सन का जो मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया था कि संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक एवं संस्कृति सिद्धांत के अनुसार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में विशेष रूप से जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हों? ठीक है, तो देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सिद्धांत जो होते हैं, यानी कि लॉरेंस वर्ग ने जो 6 चरण बताए अपने नैतिक सिद्धांत में, जो 6 चरण बताए हैं, और ये 6 के 6 चरण जो सार्वभौमिक होते हैं और एक क्रम के अनुसार होते हैं और इन क्रम को बदला नहीं जा सकता। ठीक है, इसमें देखिए कि सबसे पहले जो क्रम है वो होता है कि आज्ञाकारी और दंड अभिविन्यास। ठीक है, दूसरा जो होता है व्यक्तिवाद या उपकरण का अभिविन्यास। तीसरा होता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। चौथा होता है कानून और व्यवस्था का अभिविन्यास। पांचवा होता है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। और जो 6 नंबर यानी छठा होता है वो होता है सैद्धांतिक या सार्वभौमिक अभिविन्यास होता है। यानी कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक तर्क के जो 6 सिद्धांत दिए थे और वो क्रम के अनुसार होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन था बच्चे किस चरण में विशेष रूप से और जानबूझकर इस तरीके से व्यवहार करते हैं जिससे माता पिता और अध्यापक सकारात्मक रूप से प्रभावित हों? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हार्वर्ड गार्नर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशाओं को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से बुद्धि से संबंधित है। ठीक है, तो हार्वर्ड गार्नर ने 9 प्रकार की बुद्धि के बारे में वर्णन किया है, परंतु एनसीईआरटी में केवल 8 प्रकार की बुद्धि को ही बताया गया है। ठीक है, और हार्वर्ड गार्नर को जो बहुबुद्धि के सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में था कि दूसरों के संवेगों, भावनाओं और मनोदशाओं को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से तो किस बुद्धि के अंतर्गत होती है? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, अंत व्यक्तित्व बुद्धि से संबंधित है। ठीक है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका कथन और तर्क का दिया गया है। ठीक है, इसमें कथन दिया गया है कि एक अध्यापिका को कक्षा में विभिन्न प्रकार की पठन सामग्री प्रदान करके यानी कि एक मुद्रक पिंटक समृद्ध वातावरण सृजित करना चाहिए। यह आपका कथन बिल्कुल सही है, यानी कि एक अध्यापिका को अपने अधिगम से संबंधित जितनी भी पठन सामग्री है वो सबका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, यह कथन आपका बिल्कुल सही है। अब देखिएगा तर्क है आर कि भाषा विकास वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता। ये कथन यानी कि तर्क बिल्कुल गलत है। बालक में भाषा का विकास वातावरण और समाज के कारण प्रभावित होता है। ठीक है, यानी कि बालक किस वातावरण में रह रहा है, किस समाज में रह रहा है, उससे उसकी भाषा पर प्रभाव अवश्य पड़ता है। ठीक है, तो ये कथन सही है। तो इसलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेंडर एक संप्रदाय है जबकि लिंग है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा? ठीक है, जेंडर एक सामाजिक प्रवृत्ति है जो कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव करना सिखाती है। ठीक है, यानी कि लड़के को ये काम करना चाहिए, लड़कियों को ये काम करना है। ये जेंडर ये एक सामाजिक प्रवृत्ति है। ठीक है, जबकि लिंग क्या होता है? लिंग ये होता है एक जैविक प्रक्रिया होती है। ठीक है, लिंग जो एक जैविक प्रक्रिया होती है जिससे हम
जो ये लड़के और लड़कियों में यानी कि महिला और पुरुष में जो एक शारीरिक अंतर जो होता है वो जो होती है एक जैविक प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, जिससे हम लड़के और लड़कियों में पहचान कर लेते हैं यानी कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन था कि जेंडर एक सामाजिक संप्रदाय है जबकि लिंग एक जैविक है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो अधिगम का सामाजिक संरचना उपागम जो है सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों को द्वारा मूल्यांकन के लिए बढ़ावा देता है। आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सहयोगात्मक प्रोजेक्ट का क्या होता है कि सहयोगात्मक प्रोजेक्ट जो होता है एक ऐसा तरीका होता है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर कार्य करते हैं और अपने ज्ञान को, अपने अनुभवों को, अपने कौशल को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ठीक है, तो ये सहयोगात्मक प्रोजेक्ट होता है आपका। ठीक है, तो अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है। आपका आंसर बी हो जाएगा, सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले समालोचनात्मक चिंतन समझिए कि समालोचनात्मक चिंतन या सोच क्या होती है। ठीक है, तो समालोचनात्मक चिंतन जो होता है वो जो समालोचनात्मक चिंतन का जो लक्ष्य होता है वो सामाजिक दबावों से बचाना होता है। ठीक है, जो मानवीयकरण की ओर ले जाता है, और समालोचनात्मक चिंतन अच्छे निर्णय के लिए कौशलयुक्त और उत्तरदायीपूर्ण चिंतन करता है, वो समालोचना चिंतन के अंतर्गत आता है आपका। ठीक है, क्वेश्चन था कि समालोचनात्मक सोच के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा कि विद्यार्थियों को चिंतन हेतु समय देकर समालोचनात्मक सोच को बढ़ाया जा सकता है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वंचित समूह से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वंचित समूह क्या होते हैं, यानी वंचित समूह या वंचित बालक कौन से बालक होते हैं कि जब किसी बालक की समाज में रहते हुए उसकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अवस्था की पूर्ति न हो सके और वह उनसे वंचित रह जाता है तो वह बालक वंचित बालक कहलाता है। ठीक है, सफल समावेशन या समावेशन क्या होता है या समावेशी शिक्षा क्या होती है कि ऐसी कक्षा जहाँ पर सामान्य वर्ग हो या उच्च वर्ग हो, प्रतिभाशाली बालक हो या सामान्य बालक हो, या आपका यानी लड़की हो या लड़का हो, सबको एक साथ एक ही स्थान पर समान रूप से शिक्षा प्रदान की जाती है, वो समावेशी शिक्षा कहलाती है आपकी। ठीक है, क्वेश्चन था कि वंचित समूह से जुड़े विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु यह महत्वपूर्ण है कि, तो आपका आंसर डी हो जाएगा कि सभी विद्यार्थियों में जुड़ाव की भावना विकसित की जाए। आपका आंसर डी सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मुख्य धारा वाले कक्षा कक्ष में विशेष जरूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है। ठीक है, तो देखिए विशेष जरूरतों वाले विद्यार्थियों के लिए समावेशन के लिए क्या जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरी है कि सभी व्यक्ति को कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी को समझना चाहिए। ठीक है, सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण को प्रोत्साहित करना चाहिए और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है, और समावेशी प्रथाओं को भी बढ़ावा देना चाहिए, ये विशेष ज़रूरतें होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि एक मुख्य धारा वाले कक्षा कक्ष में विशेष ज़रूरतों वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा कि सामर्थ्य निर्माण और संवेदीकरण को बढ़ावा दिया जाए। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंकों और आकृतियों के स्थानिक विभेदन में कठिनाइयाँ निम्न में से किससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है। यानी कि जब बालक अंकों को, आकृतियों को ठीक प्रकार से नहीं पहचान पाता है यानी कठिनाइयाँ महसूस करता है। ठीक है, तो ये जो आता है आपका ये गुणज वैकल्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि बालक अंकों को ठीक से पढ़ नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, और गणित संबंधी जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें ठीक तरह से सॉल्व नहीं कर पाता है। जैसे 69 को, ठीक है, 69 को वो 96 पढ़ लेता है, या 19 को 91 पढ़ने शुरू कर देता है। ठीक है, तो वो क्या होती है एक गणित संबंधी
विकार होता है, ठीक है, बालक में एक कड़ी संबंधी विकार होता है, ठीक है। तो अंकों और आकृतियों के स्थानीय विभेदन में कठिनाइयाँ निम्न में से किसके प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? तो आपका गुणज वैकल्पिक के अंतर्गत आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापकों को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता क्या होता है? आपका अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटीज़ डिसऑर्डर होता है, ठीक है, यानी कि ADHD होता है, ठीक है। ये एक जो होता है बालक का एक मानसिक स्वास्थ्य विकार होता है। इसमें बालक क्या होता है कि आवेगशीलता दिखाता है, यानी किसी कार्य को करने के लिए शीघ्रता बहुत करता है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी होता है, ठीक है। और क्या करता है कि वह लंबे समय तक पढ़ाई पर या किसी काम पर ध्यान नहीं लगा पाता है, ठीक है। तो ये इस तरह का जो गुण वाले यानी कि लक्षण वाले जो वो आपके जो अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता वाले विकार वाले बच्चे होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन था कि अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापकों को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा कि ऐसे बच्चे को जो क्या करना है, कार्यपत्र को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में बांटकर देना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए, ठीक है। तो देखिए एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को किस किस के लिए जो अभिप्रेरित करना चाहिए, यानी कि समस्याओं के विभिन्न तरीकों से हल ढूंढने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए, ठीक है। पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थपूर्ण करने हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए। छात्रों को अपने अनुभवों के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। छात्रों को खुद करके सीखने हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए। छात्रों की जो रुचि विकसित करने हेतु जो अभिप्रेरित करना चाहिए। और कक्षा में जो छात्रों की अधिकतम सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। इन कारणों के लिए यानी कि एक अध्यापक को विद्यार्थियों के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन था कि एक अध्यापिका द्वारा विद्यार्थियों को किस लिए अभिप्रेरित करना चाहिए? आपका आंसर ए हो जाएगा कि पढ़ाई गई विषय वस्तु को समझने और अर्थ ग्रहण करने हेतु अभिप्रेरित करना चाहिए। आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति को बढ़ावा देती है, ठीक है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मेन उद्देश्य है, वो उद्देश्य है आपका कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक की जो है मुफ्त शिक्षा दी जाए और यह शिक्षा जो उनकी मातृभाषा में दी जाए, ठीक है। कक्षा में छात्रों की उपस्थिति 100% की जाए, ठीक है। और बच्चों को रटन विद्या से दूर रखा जाए और बच्चों को खेल के माध्यम से, कहानी के माध्यम से या चर्चाओं के माध्यम से या अन्वेषण के आधारित शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय रणनीति को बढ़ावा देती है? तो आपका आंसर हो जाएगा अन्वेषण आधारित अधिगम और चर्चा आधारित अधिगम। ये दोनों आपके सही हो जाएंगे, यानी कि सी आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बढ़ावा दे रही है वो जो इन्हें शिक्षा प्रदान की जाए वो अन्वेषण आधारित अधिगम होना चाहिए और चर्चा पर आधारित अधिगम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है, ठीक है। तो कौन प्रभावशाली अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है? तो आपका आंसर डी हो जाएगा कि अधिगमकर्ता केंद्रीय शिक्षा शास्त्र। ये जो आपके प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में मदद करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें छात्रों की रुचि, योग्यताएं, शक्तियों को ध्यान में रखा जाता है और यह पद्धति जो होती है कक्षा समुदाय के विकास पर बल देती है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कक्षा के अधिगम सहायक माहौल पैदा करता है, यानी कक्षा में अधिगम सहायक माहौल जो पैदा किया जाता है वो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो आपका आंसर ए हो जाएगा कि विद्यार्थियों के बीच सहकार्यता को बढ़ावा देना, यानी कि विद्यार्थियों को मिलजुल कर कार्य करना और सीखना जो अधिगम सहायक में जो अच्छा माहौल पैदा करता है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कथन और तर्क का है, ठीक है। इसमें कथन ए दिया गया है कि किसी संप्रदाय के बारे में विद्यार्थियों द्वारा गृहीत भ्रांतियों को अध्यापिका द्वारा परोक्ष रूप से नकारने की बजाय सही तरीके से ध्यान देना चाहिए। ये सही क्वेश्चन, सही तर्क है आपका, यानी सही कथन है
कि अगर बालक के मन में किसी प्रकार की भ्रांतियां हैं या संदेह हैं तो अध्यापकों को उनकी जो भ्रांतियां पर यानी कि संदेह पर सही तरीके से ध्यान देना चाहिए और उन्हें हल करना चाहिए, यानी कि उन्हें दूर करना चाहिए। ये बिल्कुल कथन आपका सही है। ठीक है, देखिए तर्क दे रखा है कि भ्रांतियां हमेशा तर्कहीन होती हैं, बल्कि वे भ्रांतियां द्वारा उनके वातावरण से संपर्क करके बनाए गए सरल सिद्धांत का रूप होती हैं। ठीक है, तो ये तर्क भी आपका बिल्कुल सही है, यानी कि ए जो आपका कथन है, ए कथन की व्याख्या आर बिल्कुल ठीक प्रकार से कर रहा है, यानी कि दोनों ए और आर दोनों ही सही हैं और आर जो ए की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या कर रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करने की कौन सी युक्ति सही है। ठीक है, तो ये आपकी युक्ति दी है, कौन सी सही है। तो देखिए फर्स्ट देखिएगा कि कक्षा में विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए, ये आपकी युक्ति बिल्कुल सही है। ठीक है, इससे क्या बालक क्या होंगे, अभिप्रेरित होंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा कि विद्यार्थियों को उनकी रुचि के आधार पर लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करना चाहिए, ये थर्ड भी आपका सही है। इससे क्या होगा, विद्यार्थी अभिप्रेरित होंगे। ठीक है, फिफ्थ जो आपका फोर्थ है कि विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की आज़ादी देना चाहिए, ये भी आपकी युक्ति सही है। यानी कि आपके सही कथन जो हैं वो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हैं, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बल्कि सेकंड जो है वो अभिप्रेरित नहीं कर रहा। अंकों के लिए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना, ये विद्यार्थियों को अभिप्रेरित नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएंगे, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हो जाएगा, यानी कि आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में समान अभिगम्यता पहुंच एक का विषय है। ठीक है, तो शिक्षा में समान यानी शिक्षा जो है वो सभी के लिए समान होनी चाहिए और शिक्षा को सभी को प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि शिक्षा जो है वो सभी के लिए है। शिक्षा से क्या होता है कि शिक्षा से बालक का यानी व्यक्ति का जो मानसिक, शारीरिक और व्यक्तित्व विकास होता है। ठीक है, और यह शिक्षा बालक को जो है मुफ्त दी जानी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए शिक्षा में समान अभिगम्यता पहुंच एक अधिकार का विषय है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि शिक्षा को पाने का अधिकार सभी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापकों को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए विद्यालय में जो कक्षा होती है, कक्षा में जो एक ही कक्षा में आपके लड़के लड़कियां, सामान्य वर्ग के बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे और विभिन्न वर्गों के बच्चे एक ही साथ पढ़ते हैं। ठीक है, तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, उनके क्या करना चाहिए कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सही जो होगा आपका सी होगा। ठीक है, कि विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपके सीटेट में जो आपके बाल विकास और शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और इस तरह की वीडियो में देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।